न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। दमोह चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का फॉर्मूला फेल हो गया? क्या कांग्रेस के लिए अब एक बार फिर से नई जमीन तैयार हो रही है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन दमोह उपचुनाव में पूरी सरकार के खिलाफ अकेले दम से लड़ने वाले और अकेले पूरे इस मोर्चे को फतेह करने वाले अजय टंडन जी, विजयी प्रत्याशी कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। न्यूज़ 24 में को मैं धन्यवाद देता हूँ जी कि आपने मुझे याद किया। जी अजय जी, सबसे पहले तो लोग जानना चाहते हैं कि ये जीत आखिर कैसे सफल हुई। अब बड़ी विषम परिस्थितियों में आपने चुनाव लड़ा था। हमने देखा था कि उस दौरान जब प्रचार चरम पर था, आप कोविड की चपेट में आ गए। तमाम परिवार के लोग थे, वो लोगों से अपील कर रहे थे, और दूसरी तरफ पूरी सरकार थी, पूरा लाव लश्कर, मंत्री, सांसद और कैंप किए हुए सभी लोग थे। किसे जीत का श्रेय देना चाहेंगे? पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने नेता कमलनाथ जी को, जिन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और मेरे ऊपर विश्वास किया। और उससे ज्यादा धन्यवाद दमोह की जनता को। ये जीत जो है वो दमोह की जनता की जीत है, दमोह के विश्वास की जीत है। मैं चुनाव नहीं जीता हूँ, मैं तो एक प्रत्याशी भर था, लेकिन मुझे भरपूर समर्थन मिला युवाओं का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का और पूरे आम मतदाता का। ये जीत आम मतदाता की जीत है। बिल्कुल। अजय जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो राहुल लोधी पिछली दफे कांग्रेस से बड़ा मार्जिन से एक कद्दावर मंत्री को हरा देते हैं, कुछ ही दिनों में जनता का मोह उनसे भंग हो जाता है? क्या वजह रही? क्या ये जो दल बदल रहा, इसको लेकर नाराजगी रही जनता में, या फिर कामकाज, सरकार का कामकाज जो है उसका तरीका भी जनता को रास नहीं आ रहा है? ये सारी चीजें हैं। एक तो जो सरकार का काम करने का तरीका है, चुनाव लड़ने का तरीका है, उसके साथ ही साथ जो दल बदल हो रहा था, दल बदल का मतलब ये है पैसों के लेन देन करके विधायकों की खरीद बतौल, ये जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। और उससे ज्यादा कोरोना जैसी महामारी से जब सरकार को लड़ना चाहिए तो वह चुनाव को थूक कर चुनाव में हम लोगों को झोंकती है। उसके अलावा ये दमोह की लड़ाई एक ईमानदार और बेईमान के बीच की लड़ाई है। दमोह की लड़ाई टिकाऊ और टिकाऊ के बीच की लड़ाई। जनता ने इस लड़ाई को ठीक समझा। ठीक समझने का मतलब ये है कि जनता ने अपना ठीक निर्णय लिया, और जनता ने टिकाऊ और टिकाऊ, जिसमें कि उन्होंने टिकाऊ को अपनी वोट देना समझा और टिकाऊ को बाहर करना चाहा। ये ईमानदार की और बेईमान की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई थी, जो जनता ने जीती। बिल्कुल। अजय जी, एक सवाल बार बार यहाँ आता है कि कैसे आखिर इतने बड़े संगठन के खिलाफ आप चुनाव लड़े, वो भी तब जब बहुत मनोबल कांग्रेसियों का डाउन था, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज थी बीजेपी, और बहुत बड़ा संगठन, बहुत सारे लोग, तमाम संसाधन हम देख रहे थे कि कितनी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर कैंपेन की गई। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार वहाँ दौरे करते रहे। ऐसे में जब लड़ रहे थे आप, तो आपको उम्मीद थी जीत जाएंगे? आप कहीं मन में लगता था कि बहुत ज़्यादा सामने वाली पार्टी जो है तगड़ी है इस बार? देखिए, भाजपा का प्रेशर तो बहुत जम के था जी, और मुझे तो ये लगा कि जितनी बार मुख्यमंत्री और नेता और सांसद जी दमोह आए, उतनी बार मेरी जीत मजबूत होती गई। क्योंकि जिसको जनता पसंद नहीं करती है, वह जनता के बीच में आकर बार बार वोट मांगे, बार बार अपील करे, तो यह मेरे हित की ही बात रही। तो आप ये कहना चाहते हैं अजय जी कि मुख्यमंत्री जी ने आकर के चुनाव जिता दिया आपको? मुख्यमंत्री जी ने चुनाव नहीं जिता दिया, चुनाव तो जनता ने जिताया जी। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हैं, आके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कर दिया, इस तहसील ग्राउंड में नरियल फोड़ दिया, और आकर उनकी जो योजनाएं हैं वह अपने व्यक्तियों के लाभ की योजनाएं नहीं है, केवल पार्टी के लाभ की योजनाएं हैं, पार्टी के लोगों के लाभ की योजनाएं। और ये चुनाव परिणाम बता रहा है, ये चुनाव परिणाम बता रहा है कि केंद्र के अंदर और प्रदेश के अंदर जो भाजपा सरकार है वह जनहित के कार्य करने में असफल है, इसलिए ये परिणाम आया है। इसके अलावा
इसके अलावा जो स्टेटमेंट लोगों के आए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं, सांसद महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया कि किसी को पूतना बनाया, किसी को कुछ बना दिया, कुछ भी कह दिया, वह मेरे कांग्रेस पार्टी के हित में गया, क्योंकि जनता चुनाव हो रहा है। आप जैसे ही किसी को आइडेंटिफाई कर देते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जितने उनके भाषण हुए, मुझे तो ये लगा ये सब कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। ठीक है अजय जी, लेकिन अभी एक बड़ा वर्ग ऐसा है बीजेपी का जो जीत का क्रेडिट अभी भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि हमें अपनों ने हरा दिया। राहुल लोधी सिंह कह रहे हैं कि हमें तो भीतरघात से हम हार गए। मतलब वो अभी भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। हालांकि मार्जिन काफ़ी अच्छा है, 17,000 वोटों का मार्जिन। ये जाहिर सी बात है, दिखा रहा है कि जनता का बहुत एक तरफा मूड था इस बार चुनाव को लेकर। बस यही तो बात है ना बीजेपी में। बीजेपी अपनी बात को थोप देती है और अपनी गलत बात को सिद्ध करने की कोशिश करती है। ये बात राहुल सिंह पहले भी तो शिकायत कर सकते थे अपने संगठन से कि उनका काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बीटी शर्मा जी हो, एक बहुत बड़ी जवाबदार पदों पर रहकर एक जवाबदारी निभाना चाहिए। और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तब यह बात कहना बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होता है। चाहे वह कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी हो। आप जब चुनाव हार जाते हो तो अपनी गलती दूसरे के सिर पर मढ़ देते हो, और चुनाव जीत जाते हो तो आप सिकंदर बन जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सारी चीजें तो भाजपा के प्रत्याशी को खा गई। जनता ने भाजपा के प्रत्याशी को पसंद नहीं किया कि आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। और आज से जब पोलिंग वाले दिन तक के पहले तक आपका स्टेटमेंट है कि हम लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मंच से आप लोग कहा रहे हैं, जब चुनाव की वोटिंग खुल जाती है तब ये बात क्यों होती है? पहले क्यों नहीं की जाती ये बात कि किसने भीतरघात किया और किसको सजा मिलना चाहिए? चुनाव का परिणाम आने की बात नहीं की बातें करना निहायत ही एक झूठ का पटोरा है। बिल्कुल अजय जी, यहाँ पर एक चीज़ और देखने में को मिली है जो लोग सभी जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो हाई प्रोफाइल इस चुनाव को बीजेपी ने बनाया, हम देखते थे कि बड़े बड़े मंत्री बुंदेलखंड के तमाम, चाहे गोपाल भार्गव हों, भूपेंद्र सिंह हों, सांसद हों, सीएम हों, मंत्री हों, दूसरे बड़े नेता हों, जिस तरह से हाई प्रोफाइल बनाते रहे उसके ठीक उलट आपने ज़मीनी स्तर पर सिर्फ प्रचार किया, लोगों से आप टच में रहे। तो ये जो एक चुनावों को हाइप देने की कोशिश होती है हर चुनाव में, उसको लेकर के भी जनता ने उसे नकार दिया है कहीं ना कहीं, और स्थानीय लोगों को, स्थानीय मुद्दों को तवज्जो दी है। देखिए, आप हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ रहे हैं, हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दमों में पड़े हैं, किसी के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ कर रहे हैं। 15 तारीख को कायदे से पूरे जो भी बाहर के लोग थे उनको दमों छोड़ देना चाहिए। 16 तारीख को एक गाड़ी श्यामनगर में क्लब हाउस में खड़ी मिलती है, उसमें नोट करोड़ों रुपए भरे हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। पूरी गाड़ी भूपेंद्र सिंह जी की है। उस गाड़ी को पुलिस के संरक्षण में पुलिस का ड्राइवर लेके भाग जाता है। एक सब क्या है? ये प्रजातंत्र की हत्या है। ये सारी चीजें जनता ने बर्दाश्त की। इस प्रकार से चुनाव न कभी लड़े जाते हैं, न कभी चुनाव होते हैं। बिल्कुल। मैं राहुल सिंह जी के ऊपर एक आरोप लगाना चाहता हूँ। जी बताइए। आप कहते हो हम नर्मदा भक्त हैं, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो शराब नहीं बांटते हैं। इस चुनाव में जितनी ज्यादा शराब बटी है, जितना ज्यादा पैसा बटा है, वो भोले बाबा की पिंडी पर और नर्मदा जी के जल उठाकर अगर वो सही बात है, कसम खाएं कि न शराब बटी और न पैसा बटा, कसम खाएं वो कितनी शराब, कितना प्रजातंत्र की हत्या हुई, कितना दुरुपयोग किया, जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और जनता ने मंशा बना ली कि हमें ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है क्योंकि कहता कुछ है और करता कुछ है। ठीक है, बिल्कुल अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। बीजेपी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
जी धन्यवाद। हितेश जी, अजय टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बधाई आप देना चाहें तो दे सकते हैं, और साथ ही साथ सवाल भी जनता जानना चाह रही है कि इतने अच्छे मैनेजमेंट के बाद भी आखिर कैसे चूक हो गई है बीजेपी से। देखिए, मुझे लगता है अजय जी की बधाई तो बनती है, वे चुनाव जीते हैं जी। और लोकतंत्र में अब वो चुनाव जीतकर विधायक बने उस क्षेत्र के, तो स्वाभाविक है कि बधाई के वो बहुत पात्र है। हमारी ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। जी, अब आप प्रश्न कर सकते हैं। जी जी, कहाँ चूक हो गई हितेश जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक परिणाम के पीछे की बात है तो हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं साहब। हम लोग मतलब बरसों से चुनाव लड़ा रहे हैं, लोकसभा विधानसभा सब यदि जोड़ लें तो लगभग 7, 8, 9 चुनाव लड़वा चुके हैं और 230 सीटों पर लड़वाते हैं। सारे फीडबैक आते हैं हमको, बूथ स्तर तक के आते हैं। मैं खुद उस समितियों में शामिल रहा हूँ एक्टिवली, और टंडन साहब भी बहुत दिल से जानते हैं। मतलब एक जगह तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि इतने बड़े मतों से तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो जीत पाएंगे। मुझे अच्छा लगा, वो बहुत ही, मुझे ऐसा लगा कि बहुत ईमानदार आदमी है और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात को रखा था। तो फिर क्या कारण है, आपका प्रश्न खड़ा होता है। तो हम सभी लोग इसके कारण को जानते हैं भाई, और उसका कारण मात्र इतना है, यदि फेयर इलेक्शंस होते हैं 2 पार्टी सिस्टम में जैसे हमेशा होते आए हैं, तो दमोह में चुनाव में इतना अंतर किसी भी दल को नहीं मिलता। कोई भी दल इतने से नहीं हारेगा, चाहे वो कांग्रेस हारे चाहे भाजपा हारे। ऐसा तब होता है जब कारण कुछ इतर हुआ करते हैं, और हमारे सभी नेताओं ने पर्याप्त संकेत भी दे दिए हैं। मैंने कल भी कहा था इस बात को कि हमें तो हम मान के चलते हैं कि साहब हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी सबसे कम था। अपनों से ही हारे साहब, गैरों में कहाँ इतना दम था। तो ये बात सच है, और चूंकि उसका लाभ टंडन साहब को मिला है तो टंडन साहब को उसका, वो यदि उसको एंजॉय करते हैं तो उसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई नैतिक बाधा है। जब हमारे घर में दिक्कत है तो स्वाभाविक है कि पड़ोसी तो आनंद करेगा ही करेगा। लेकिन बार बार हितेश जी बात कही जा रही है कि अगर घर में दिक्कत होती तो 19-20 थोड़ा बहुत फर्क होता। 17,000 की लीड अगर ली है तो ये तो ऐसा लगता है कि शायद इस बार दमोह की जनता ने कुछ और ही ठान रखा था, और ये जो दल बदल का फॉर्मूला रहा, ये बहुत रास ऐसा लग रहा है कि दमोह में कम से कम नहीं आ पाया। देखिए अभिलाष जी, मैंने आपको बताया ना, हम 20-25 साल तो हो गए जी, और अब तो क्या है कि लाइन में लगे लगे हमारे भी कनपट्टी के बाल सफेद हो रहे हैं। तो थोड़ा कहा बहुत समझिए साहब, आप भी मेरे ख्याल से उसी श्रेणी में आ रहे हैं। मैंने आपको एंकरिंग करते करते देखते हुए भी 15-20 साल आपको भी होने आ गए होंगे जी। तो अब आप भी बहुत कुछ समझने लगे हैं, और शायद इशारों इशारों में दर्शक भी बहुत कुछ समझ गए होंगे। समझते ही हैं, आपने कई कार्यक्रम भी किए होंगे इस दौरान वहाँ की पॉलिटिकल परिस्थिति में। और अभी तो समय बहुत अच्छा है टंडन साहब, हमें लोगों की मदद करना चाहिए। और आपकी दोनों बेटियां भी बहुत साहसिक हैं, एंटरप्राइजिंग है। हमने आपका चुनाव भी देखा, और मुझे लगता है कि आपके पास जो कार्यकाल है, हमारी शुभकामनाएं, समर्थन, सहयोग सब रहेगा सरकार की ओर से भी। शिवराज जी भी सभी के मुख्यमंत्री है, तो मुझे लगता है इसको टंडन साहब को बड़े पॉजिटिवली लेना चाहिए। बाकी अंदर क्या करना है साहब, वो डॉक्टर जानते हैं कि उनको आगे अपने आप को कैसे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी बेहतर जानते हैं। बिल्कुल अजय जी, डॉक्टर हितेश जी कह रहे हैं कि दिक्कत थी घर में, अब उसे सुधारा जाएगा, इलाज किया जाएगा। लेकिन आपको कहीं कोई संशय तो नहीं है क्षेत्र के विकास को लेकर के, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सीएम शिवराज हैं, क्योंकि अभी दमोह चुनाव में तो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, तमाम बड़े बड़े वादे हैं, आपको लगता है वो धरातल पर आ जाएंगे? देखिए, मुझे जरा भी कोई संशय नहीं। आदमी को काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए जी। अगर इच्छा शक्ति है तो आदमी चंद्रमा पे तक पहुंच रहा है। तो जो वादे भाजपा ने किए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आज विधायक भाजपा का नहीं है तो वह वादा की पूर्ति ना हो। उन्होंने जनता से वादा किया है, किसी विधायक से वादा पूर्ण किया है। तो जब जनता से जो वादा किया है, अनाउंस किया है, उसको पूरा करना उनका कर्तव्य बनता है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर उनको सचेत करें।
समय समय पर उनको हमें याद दिलाएं कि आपने चुनावी सभा में क्या क्या कहा है। और मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है, मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से वह सारे काम पूरे कराएंगे। चलिए, आपने कोई वादा कर भी दिया है तो केवल उस वादे अकेले से कोई समस्या निदान नहीं है, रोज कोई ना कोई समस्या है। मुझे तो रोज समस्याओं से जूझना पड़ेगा। पूरा अच्छे किस्म से सेटअप होगा, ठीक है, ईमानदार अधिकारी काम कर पाएंगे। और देखे अभिलाष रही बात जी तेज जी, रही मैं बात टंडन साहब जी सुन पा रहे हैं, वो आपको सुन पा रहे हैं। भले आदमी हैं साहब, और लोकतंत्र में हर विधायक का समान कद होता है विधानसभा में, और बहुत पवित्र स्थान होता है। और आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि जो वादे चाहे भाजपा ने किए हों चाहे आपने किए हों, वो सब चूंकि जनता से संबंधित है, तो हमारी पूरी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और रहा सवाल विधायक भाजपा का और कांग्रेस का होने से, तो साहब दमोह देख ही चुका है कि आज आप भाजपा से हैं, कल कांग्रेस से हैं, तो अब तो क्या है कि वो तो छोड़ दीजिए आप हितेश जी हितेश जी एक सवाल है, थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन आप चूंकि बहुत सकारात्मकता से उत्तर देते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करने की जरूरत कर लेता हूं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो एक बड़ा वर्ग है वो धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पूरे गुट को निपटाने में लग गया है। पहले हमने देखा कि जो खास थे सबसे, चाहे वो इमरती देवी हों, अब राहुल जी हों, तमाम जो लोग हैं एक एक कर ये निपट जाएंगे और उसके बाद अगले जब विधानसभा चुनाव आएंगे तब सिंधिया का वो कद और वो रुतबा नहीं रह जाएगा पार्टी में। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा इस चुनाव से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता जा रहा है हर चुनाव से सिंधिया के समर्थकों और उनके गुट की सेहत को लेकर। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आज के इस दौर में महामारी के मुझे लगता है आप जो इशारा कर रहे हैं उसको समझना बहुत आसान काम है। यदि आपका शरीर कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो शरीर पे राज कोरोना करेगा साहब। तो ये बात तो सच है, यदि कहीं भी हमारी कमजोरी है तो हम उसका रोना नहीं रो सकते, उसका लाभ कोई ना कोई उठाएगा। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि कहीं हम हार जाते हैं तो ये निष्कर्ष निकाला जाए कि साहब हम में ही कमी है इसलिए ही हारे हैं। तो ये दोनों बातें अपनी जगह पुख्ता हैं और इसीलिए विवेक नामक चीज का उपयोग किया जाता है कि जहां हमको लगता है हमारी कमी कमजोरी है उसको हम दुरुस्त करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और जहां लगता है कि नहीं भाई हमारी कमजोरी नहीं है, टंडन साहब अपनी दम से जीते हैं और अच्छे आदमी हैं, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई 20,000 के आसपास का जो मार्जिन है उसमें हमारी कमजोरी का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसकी तरफ हम लोग देखेंगे। सभी लोग इशारा कर रहे हैं। और रहा टंडन साहब का सवाल, तो भाई टंडन साहब आज उस सब के बावजूद निकलकर लोकतंत्र के उत्सव में विधायक बन के आए हैं, तो हम उनका विधायक के रूप में स्वागत करते हैं, लेकिन अपने घर को दुरुस्त करेंगे। और बाकी जो बड़ी बड़ी बातें आपने कही हैं सर, वो तो सब जिनके आपने सबके नाम लिए उन सबके पास ही इसका समाधान भी है। और यदि हमको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है, सशक्त रहना है, तो आप मान के चलिए हम आपके सभी इशारों पर मजबूत काम करेंगे। हितेश जी एक सवाल और मेरा आपसे है, फिर उसके बाद मैं अजय जी के पास जाऊंगा। सवाल ये है कि दमोह को लेकर के पहले से ही ये आशंकाएं थी जो बीजेपी को कि वहां भीतरघात हो सकता है, उसको लेकर के आप लोगों ने मेहनत भी बहुत की। अलग बात है परिणाम उसके अनुरूप नहीं आया, लेकिन जब पहले से इतनी ज़्यादा गांठें थी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दीवार खड़ी हो गई है। अब दमोह में बीजेपी संगठन को काम करने के लिए क्या कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे ताकि अनुशासन बरकरार रहे, या फिर अभी सरकार इससे दूरी बनाए रखेगी? देखिए आपके प्रश्न में ही आपने पूरा उत्तर दे दिया है, और उसका कारण यह है कि आपका लंबा अनुभव है जी। तो आपने रास्ता सुझा दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसको ध्यान से सुन भी रही होगी। तो जो अभिलाष जी कह रहे हैं उस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल हितेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, चूंकि आज आपका दिन है, हितेश जी से हम शुक्रिया कह करके उनसे विदा लेंगे। अजय जी आपके पास दोबारा लौटते हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अजय जी, क्योंकि अभी दमोह में कोरोना संकट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हम देख रहे हैं। तो एज अ विधायक जो है आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं और क्या उस पर काम आपने शुरू कर दिया है? काम तो मैंने कल सर्टिफिकेट लिया था, तो मैंने अपना कोई जलसा कोई जुलूस नहीं निकाला। मैंने अपने लोगों से निवेदन किया कि सब लोग अपने अपने घरों में जाएं। कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, ज्यादा भीड़ न लगा।
मैंने सीधा सर्टिफिकेट दिया, वो भी लेना जरूरी था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर इंतजार कर रहे थे। मैं सीधा हॉस्पिटल गया और उस समय रात के करीब 1 से 1.5 बजा हुआ। ड्यूटी डॉक्टर से, नर्स से, स्टाफ से, कुछ पेशेंटों से कि इन्हें असुविधा भी ना हो, उनसे बातचीत। स्टाफ से लेके डॉक्टर से लेकर सब अपना काम कर रहे हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। इस बात को कहने में मुझे जरा लेकिन साधन नहीं है उनके पास, इंजेक्शन नहीं है उनके पास, वो नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। बेचारे डॉक्टर क्या करें और पेशेंट क्या करें। एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम फोकस करेंगे कि महामारी से कैसे बाहर निकला जाए, लेकिन फोकस केवल यहाँ नहीं रहेगा। साइड फोकस उन चीजों पर भी रहेगा कि क्योंकि आपने प्रश्न किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात को लेकर कि और क्या प्राथमिकता है। मैंने जो अपने उद्बोधनों में कहा है और जिसको लेकर जनता ने मेरे ऊपर, युवाओं ने विश्वास किया है, युवाओं को वाकई में रोजगार की जरूरत है। बहुत युवा यहाँ वहाँ घूमता है, बेरोजगार रहता है तो वह गलत संगत में फंसता है और जब गलत संगत में फंसता है तो उसका परिवार नष्ट होता है। युवाओं को बेरोजगार से मुक्त कराना है, इनको रोजगार देना है। मेरे दिमाग पे खाका है, अभी आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ क्लियर करेंगे। बिल्कुल। दूसरा, महिलाओं का सम्मान रहे। आज की स्थिति में लाइन ऑफ ऑर्डर इस प्रकार से बिगड़ा हुआ है कि सनसेट के बाद में कोई भी महिला अपने घर से बाहर निकल सकता है। पेंशनरों को पेंशन में, राशन वालों को ये नहीं कि 3 महीने का राशन एक बार दीजिए, आप महीने का राशन दीजिए, उनको समय पर दीजिए। जब आपको देना ही है, भंडार आपके पास भरे हुए पड़े हुए। और दूसरा, पेंशनर जो है उनको समय पर उनकी पेंशन मिले। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कितने क्वार्टर्स बन रहे हैं, नगर पालिका का यह दायित्व है। यहाँ तो ये तक हो गया, एक एक क्वार्टर को कई लोगों के नाम पे बेचारों ने लोन लिया है, भले ही 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। एक गरीब आदमी, बड़ी लंबी फहरिस्त है बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि के नाते। लेकिन एक सवाल है जो जिसकी मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप जवाब उसका दे दें, क्योंकि आप बहुत साफ गोई से चुनाव लड़े हैं, साफ बातें अपनी रख देते हैं। कहीं लगता नहीं है आपके अंदर एक जो सियासी दाव पेच होते हैं बातचीत में वो नजर आए। क्या आपको बधाइयों के सिलसिले में स्थानीय बड़े बीजेपी नेताओं के फोन भी आए, आपको बधाई दी जीत के सिलसिले में? नहीं, कल सबसे पहले नंबर ट्वीट हुआ था हमारे सांसद जी का, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, और लोगों ने बधाई दी, इस बात को लेकर बधाई दी कि अब आपको हम बधाई इस बात की दे रहे हैं कि आप अच्छा काम करें। तो उसमें ऐसे बहुत से लोग हैं। चुनाव एक अलग बात होती है, व्यवहारिकता एक अलग बात होती है। जिनसे एक व्यवहारिकता है, जो व्यवहारिक लोग हैं, उन्होंने वाकई में बधाई दी। जैसे कल हम लोग जब काउंटिंग चल रही थी तो राहुल सिंह से, मैं राहुल को आज भी अपना भतीजा मानता हूँ, उसकी बहन भी थी, उस परिवार से मेरे परिवार का बहुत पुराना संबंध रहा है। हम लोग आपस में बातचीतें करते रहे, हम लोगों ने आपस में बातचीत की, एक दूसरे को खाने पर पूछा, उन्होंने मेरी सेहत के विषय में पूछा। कहने का मतलब ये है कि चुनाव अलग है, व्यवहार अलग है। हमें व्यवहारिक रहना पड़ेगा, हमें व्यवहारिक होकर जनता के बीच में, चाहे वो कोई भी नेता हो, उसके बीच में रहना होगा। तो कैसा लग रहा था अजय जी, जिन्हें आपने पिछला चुनाव दौड़ भाग करके जिताया, सत्ता के शिखर तक आप लोग पहुंचे, उन्हीं के खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे थे आप, जब वोटिंग हो रही थी, जब आप प्रचार करते थे, तो कैसा लग रहा था? क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा ये विरोधाभास मन में तो रहता है कि यार ये क्या हो रहा है। भले ही दल बदल लिया उन्होंने, लेकिन आपको भी तो दिल बदलने में थोड़ा वक्त लगा होगा, मुश्किल हुई होगी। नहीं, समय तो लगा जी, लेकिन राहुल सिंह जी ने जब दल बदला है, उस दल बदलने से और चुनाव में करीब 3-4 महीने का गैप रहा। ठीक है, 4 महीने 5 महीने का गैप रहा। उस गैप में हमने अपनी ये मनोस्थिति बनाई कि हमने एक युवा पे भरोसा किया था और मैं कहता था कि तुम्हें अभी 7 चुनाव लड़ना पड़ेंगे। 7 पंचे 35 है, 35 साल उम्र है, 35 साल और सेवा करेंगे। अब आपने दल बदल लिया, अब आप चले गए, तो हमें मन में ये लगा कि शायद हमारी पार्टी का निर्णय गलत हो गया और हमने राहुल सिंह जैसों पर भरोसा कर लिया। लेकिन क्योंकि मैं उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था जब राहुल सिंह जी टिकट मिली थी, तो मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं एक मजबूत संगठन खड़ा करके दूं और मैं
राहुल सिंह को चुनाव जिताऊं। राहुल सिंह को चुनाव जनता ने जिताया, उसी जनता ने राहुल सिंह को कांग्रेस को चुनाव जिताया था, उसी जनता ने अजय टंडन को कांग्रेस को पुनः चुनाव जिता दिया। तो क्या अब जो नई पौध तैयार करेंगे आप दमोह में, बुंदेलखंड अंचल में, तो कांग्रेस इस बात का विशेष एहतियात बरतेगी कि कोई दोबारा से राहुल सिंह हमारे साथ ना आ जाए? बरतना चाहिए जी, क्योंकि अब तो सीख मिल गई और बुंदेलखंड में तो वो है कि भाई बुंदेलखंड के लोगों पर लोग बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा विश्वास रहता है कि जो बुंदेलखंड का व्यक्ति कहता है वही करता है। आज देखिए ना, बात याद आती है, आज ब्रजेंद्र सिंह हमारे विधायक जी हमारे बीच में नहीं, उनसे हमारा बहुत पुराना संबंध था, बड़े भले आदमी थे। ये मेरे चुनाव प्रचार में थे 15 तारीख तक, 13 तारीख तक। मांडवी चौहान जी ये मेरे चुनाव प्रचार में थी दबो, किसी को खाना मिला, किसी को नहीं मिला, तो जहां जिसको जगह मिली उन्हीं होटलों में रुक गए। और आज ये 2 हस्तियां चली, बहुत से ऐसे लोग चले गए हमारे बीच से, कम उम्र के लोग चले गए जी बिल्कुल, जिनके साथ में हम लोगों ने जीवन बिताया, बिल्कुल, जिनके साथ में हम लोग घूमे हैं, बहुत से ऐसे लोग चले गए। जी, जीत की खुशी उतनी नहीं हुई जितना कम इस बात को लेकर हुआ है कि ये कैसी महामारी आई और हमारे लोगों को हमसे ही छीन रही है, आंखों के देखते। बिल्कुल समझ सकते हैं हम अजय जी, आपके ऊपर अब जिम्मेदारियां भी बहुत है और पूरे दमोह को, पूरे अपने अंचल को निकालने की इस महामारी से वो बड़ी महती जिम्मेदारी आप पर है। फिलहाल आपने हमसे बातचीत की फिलहाल, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे और तब हम पूरे प्रदेश को बताएंगे कि दमोह को लेकर विकास का कैसा खाका आपने तैयार कर रखा है, और उस पर भी कभी लंबी चर्चा होगी। फिलहाल वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको जीत की ढेरों शुभकामनाएं। जब भी मेरी आवश्यकता हो मैं आप मुझे याद जरूर करिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। तो दमोह से जीते हुए प्रत्याशी कांग्रेस के अजय टंडन जी से अभी आपने सुना कि क्या रही उनकी जीत की वजह, बीजेपी क्यों हारी, और साथ ही साथ हितेश वाजपेयी ने बहुत सुलझे हुए शब्दों में समझा दिया कि अब बीजेपी को क्या करना है और क्या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।